हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। इस वीडियो का कंटेंट जो होगा हमारा वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ हम एग्रीकल्चर नहीं बल्कि बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर आपका फर्स्ट सिटिंग का पेपर है और डेट है आपका 24 अगस्त। ठीक है, उसके फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1938। यानी कि जो 1938 में जो प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन जो सेटअप किया गया था ना, उसका चेयरमैन कौन था? किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप किया गया था, वो भी 1938 में। तो ऑप्शन होगा इसका बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इस्टेब्लिश कौन किया था, सेटअप कौन किए थे, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी सेटअप किए थे। ठीक है, इस्टेब्लिश उन्होंने किया था, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए दे दिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक? कौन सा बुक का नाम? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ठीक है, इसका जो लेखक है, इसका जो ऑथर है वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, उन्होंने ये लिखा था। थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? थर्ड क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवॉल्यूशन? ठीक है, जो बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ था ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये सब और भी बहुत सारे जो हमारे मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे रिवॉल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इन सब में से कौन से रिवॉल्यूशन के प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर, जो बिहार के जो पीपल थे ना, उन्होंने चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज? इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता था? तो अरुणा असफ अली जी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस बीजी तिलक? यहाँ पे बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज्ड होम रूल लीग इन 1916, यानी कि 1916 में होम रूल लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बे, जो कि बिल्कुल नहीं है। सेकंड है नागपुर, ये भी नहीं है। थर्ड है पूना, ये भी नहीं है। तो ओरिजिनल आंसर क्या है आपका? नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। तो हुआ कहाँ पे था ये भी मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के ही बेलगांव में। ठीक है, याद रखना, महाराष्ट्र के बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वॉज रिलेटेड टू द पब्लिशिंग ऑफ वीकली हिंदी जर्नल हुंकार? यानी कि एक साप्ताहिक जर्नल आता था, एक साप्ताहिक प्रकाशन आता था, पत्रिका आता था, तो उसको पब्लिश कौन करता था? ठीक है, पब्लिशिंग से रिलेटेड कौन है? तो ऑप्शन ए है राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, सही ऑप्शन यही है, सहजानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है यमुना कारजी, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव, फिर नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है आपका बी, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, ट्रिब्यूट किया था कि हियर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन एमोंग द रेबल्स? मतलब यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो कौन बोला था इसको, इस स्टेटमेंट को? तो कैंपेबल, हडसन, ह्यूज रोज, किसने बोला था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूज रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द लेबर मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरूज प्रोविजनल गवर्नमेंट? यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार जो उन्होंने बनाया था, तो उसका जो लेबर मिनिस्टर था वो कौन था? ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा जगजीवन राम, यही थे, जगजीवन राम जी थे उस टाइम के, यानी कि नेहरू जी जो बनाया था, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनाया था उन्होंने, अस्थायी सरकार, तो उनके लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसके लिए आपको तीनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ब्रह्मदत्त वॉज द सेकेंड सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको हिंदी में बोले, तो ब्रह्मदत्त उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। क्या सही है? एकदम सही नहीं है, गलत है। उसके दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन स्ट्रगल एक बुक है जिसको लिखा किसने है? सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, ये सही है 100%। एंड सी स्टेटमेंट क्या बोला है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये भी एक बुक का नाम है। उसे किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल नहीं, उसे नेहरू जी ने ही लिखा है। यानी कि ए और सी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो इंडियन स्ट्रगल है उसे किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली नहीं बोल रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कौन सा करेक्टली नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपको यंग इंडिया, इसे किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। सही है। तो यंग इंडिया को लिखा था आपको लाला लाजपत राय ने, तो महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो सेकंड है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, यानी कि ऑप्शन ए होगा ही। अब ऑप्शन बी पे ध्यान देते हैं, तो इंडियन स्पेक्टेटर, ठीक है, तो उसको किसने लिखा था? मतलब वो एक पेपर था, एक न्यूज़ पेपर था, तो उसको पब्लिश कौन करते थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एकदम नहीं, इसको मालाबारी, बहराम जी मालाबारी इसको पब्लिश किया करते थे। यानी कि ये ऑप्शन भी आपको नॉट करेक्टली मैच्ड हो गया। तो आपको सी ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, यानी दो ऑप्शन आपको नॉट करेक्टली मैच्ड है, यानी कि दो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से ज़्यादा सही है। हाँ, ऑप्शन ए भी नॉट करेक्टली है, ऑप्शन बी भी नॉट करेक्टली है। पूछ क्या रहा है? नॉट करेक्टली ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज लेड एंड सक्सेसफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है, उनके अंडर कौन सा जो सत्याग्रह का, बेसिकली यहाँ पे सत्याग्रह का डिफरेंट वर्जन दिया गया है। सत्याग्रह ऑफ वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल्स, यानी जो अहमदाबाद गुजरात के जो कपास मिल्स थे, ठीक है, वहाँ के वर्कर्स के लिए सत्याग्रह, और फिर बारदोली का सत्याग्रह, या फिर आपको सपोर्ट ऑफ खादी पीजेंट, ठीक है, उनके लिए सत्याग्रह। तो कौन सा सत्याग्रह में मेन रोल प्ले किए थे? उनका जो लीडरशिप था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, तो वो होगा आपका सत्याग्रह ऑफ बारदोली, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यानी दो लिस्ट दिया हुआ है। पहले लिस्ट में क्या दिया हुआ है सॉरी, तो नेम ऑफ द एक्ट्स एंड वेलफेयर ऑफ वीमेन इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है? डिफरेंट एक्ट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है। और फिर लिस्ट 2 में दिया हुआ है आपको एक्ट कब आया था, ठीक है, कब पारित हुआ था, तो रिलेटेड ईयर्स ऑफ द एक्ट, तो उससे रिलेटेड कौन सा ईयर है। तो पहला है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तीसरा है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, चौथा है द इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, यानी अगर हिंदी में बोले तो विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, और नेक्स्ट आपका नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिवेद अधिनियम। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट जो था वो आपको 1954 में आया था, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, एंड जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो आपको 1961 में आया था, यानी कि बी का हो जाएगा 4, और आपको जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो था वो आपको कब आया था? 1976 में, ठीक है, 1976, तो आपका हो जाएगा क्या? सी का 1, और आपका सबसे लास्ट कौन सा बच गया? डी और 3, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से मिला लो, A2, B4, C1 और D3, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, A2, B4, C1 और D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु रोट द बुक। एक बुक का नाम दिया हुआ है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। तो इसको लिखा कौन था? किसने लिखा था इसको, इस बुक को? तो तिलक,
गांधी, धर्मपाल, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा सी, यानी धर्मपाल जी ने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एश्योर्ड मेनली बाय फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है ना, उसका जो प्रस्तावना आपके एनसीईआरटी बुक के सबसे फर्स्ट पेज में जो दिया रहता है, तो उसमें बोलता है ना बंधुत्व। ठीक है, एक वर्ड आता है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी अगर इंग्लिश में बोले, और हिंदी में बोले तो बंधुत्व। तो वो जो है शो क्या करता है, ठीक है, वो एश्योर्ड क्या करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश की एकता एंड अखंडता। ठीक, सेकेंड ऑप्शन द जस्टिस एंड लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन, मतलब कि नागरिक का जो है वो न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता, इसको वो शो करता है, इसको ये एश्योर्ड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, तो उसकी गरिमा को शो करता है, उसके गरिमा को एश्योर्ड करता है। तो आपको इसका ऑप्शन को मतलब कि कौन सा आंसर सही होगा। तो जो सेकंड है ना, जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो समानता एक वर्ड आता है वहाँ पे, इक्वालिटी, उसमें आता है यह सेकंड नंबर ऑप्शन यानी बी, द जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एंड समानता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। इसमें क्या आता है, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी आएगा नेशन का, ठीक है, यानी कि देश की एकता एंड अखंडता। एंड ऑप्शन सी आएगा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की गरिमा। इस फ्रेटर्निटी एंड बंधुत्व के अंदर ये दोनों आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए और सी, तो दो ऑप्शन पे तो टिक नहीं मार सकते, तो क्या होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपको यहाँ भी लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट 1 लिस्ट 2। पहले लिस्ट में आपको स्लोगन दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आपका नेक्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट लिस्ट में क्या मतलब कि किस पार्टी ने, किस पॉलिटिशियन ने ये स्लोगन को बोला था, किससे रिलेटेड है। तो गरीबी हटाओ किसने बोला था, किसका नारा था, किसका स्लोगन था, तो वो था आपको इंदिरा गांधी के कांग्रेस का, यानी इंदिरा कांग्रेस। ठीक, नेक्स्ट है आपको सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ। ठीक है, तो इसे किसने बोला था, जनता पार्टी ने। नेक्स्ट है आपका लैंड टू टिलर्स, यानी जोतने वालों की भूमि, इसको किसने बोला था, आपको लेफ्ट फ्रंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपको प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ये एनटी रामा राव ने। यानी आपका जो कौन सा मैच हुआ, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, तो कौन सा होगा, ए 2 बी 3 सी 1 और डी 4, तो होगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग भारत इज द नेग्लेक्ट ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी, मतलब किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा जो भारत की जो समस्याएं हैं उनका मूलभूत कारण है, उनका जो बेसिक कॉज है वो है। तो ऑप्शन ए है केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन बी है आपका माधव सदाशिव गोलवलकर, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो आपको हर ऑप्शन में आपको हर क्वेश्चन में आपको कॉमन मिलेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगर यहाँ पे दीनदयाल संस्कार रहता तो भी हम दीनदयाल संस्कार पे ही टिक मारते, तो उनका जो नाम है दीनदयाल संस्कार, ठीक है, ये उनका एक दूसरा नाम है, अदर नेम जो आता है तो वो है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना, तो उसमें जो पीजेंट्स थे उनका डिमांड क्या था, यानी जो खेतीहर मजदूर थे ना, जो खेती करते थे, जो किसान थे बेसिकली, उनका जो मेन डिमांड था, मेजर जो डिमांड था, प्रमुख मांगे थी, वो कौन सी थी। तो एबोलिशन ऑफ बेगर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन द एंट्री ऑफ पीजेंट्स इन द फॉरेस्ट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल्स, कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। ये जो था बेसिकली आपका गैदरस का ये था। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आएगा एक गैदरस मतलब वो जो कि जगह जगह घूम घूम कर आपको कुछ खेती वगैरह कुछ नहीं करते थे, जगह जगह बस घूम कर आपको फल वगैरह इकट्ठा करते थे,
फ्यूल इकट्ठा करते थे, मतलब कि जंगल जलावन की लकड़ियाँ जो हो गई वो इकट्ठा करते थे, फिर अपना जो जीवन यापन था, सब्सिस्टेंस जो था वो करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जो राजस्व कर था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई था उस टाइम पे। तो असहयोग आंदोलन में जो पीजेंट्स थे, जो खेतीहर जो लोग थे, तो उनका जो मेन आपका डिमांड क्या था, तो उनका डिमांड ये आपका एबोलिशन ऑफ बेगर था और रेवेन्यू का रिडक्शन था। यानी कि ए और सी आपका सही होगा, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आप जब यहाँ पे टिक मारे होंगे तो आपको नंबर मिल सकता है, सॉरी आपको नंबर मिल जाएगा, सकता क्या है, तो यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड था, जब अंग्रेजों का रूल था, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन होता था, यानी कि जो पेड़ काट दिया जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, आपको भी पता होगा अगर पढ़े होंगे तो उसका मेन कॉज क्या था, मेन कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन है टू मीट द डिमांड ऑफ प्लांट फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, मतलब कि जो टी एंड कॉफ़ी था उनका जो डिमांड था ना, भारत के जो टी कॉफ़ी थे, मसाले थे, कॉटन थे, ठीक है, जूट था, इंडिगो था, जो नील की खेती जिसको बेसिकली बोला जाता है हिंदी में, तो उन सभी का जो उन सभी प्रोडक्ट का डिमांड आपका यूरोप में, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा था, जहाँ से अंग्रेज आए थे। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को चाहिए था पैसा, पैसा आएगा कहाँ से भाई, जब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई तो इन सबको अगर उगाएंगे भारत में, फिर यहाँ से ले जाएंगे हम वहाँ पे, फिर महंगे दामों में बेचेंगे, तब हमको ज़्यादा मुनाफा आएगा। तो वे क्या करते थे कि पूरा फॉरेस्ट कटवा दिया। ये बेसिकली होता कहाँ था, जो टी और कॉफ़ी वाला जो ऑप्शन है ना, ये बेसिकली हुआ करता था आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला जो इलाका हो गया ना एकदम कोना वाला, तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ हुआ करती थी। तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, टू इम्प्रूव लैंड टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए आपको पेड़ काट दिया जाता था। ठीक है, तो अंग्रेज इस पॉलिसी को भी अपनाते थे, तो ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टू मीट द डिमांड ऑफ स्लीपर ऑन द रेलवे ट्रैक्स एंड सप्लाई ऑफ टिम्बर्स फॉर रॉयल नेवी। जो बेसिकली रेलवे बनाता था ना 1850 में जो स्टार्ट हुआ था रेलवे का बनना, तो जो बेसिकली रेलवे बनाया जाता था, जब रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब रेलवे बनना स्टार्ट हुआ भारत में, ठीक, तो वहाँ पे उनको नीड हुई, अंग्रेज़ों की नीड हुई कि भैया अब मैंने तो इस्टेब्लिश कर दिया, ट्रेन तो मैंने बिछा दिया, लेकिन अब पटरी कहाँ से लाएंगे, पटरी का जो ये आपका वुड है, जो लकड़ी है, वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो बेसिकली लेकर आएंगे कहाँ से, जहाँ पे है, काटो भाई भारत का पेड़, कौन मेरे बाप का पेड़ है। ठीक है, तो वहाँ से फिर डिफॉरेस्टेशन चालू हुआ। तो आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक मारे होंगे तो आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि किस इंडिया के किस संस्थान, किस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है वो धर्म रक्षति रक्षिता। ठीक है, वो किसका मेन मोटो है, तो इंडियन आर्मी एकदम नहीं है। ठीक है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं है, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जी हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ठीक है, अगर ये आप नहीं बना पा रहे होंगे ना तो आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इकोसिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है, यानी कि जो पारितंत्र, हिंदी में बोले पारितंत्र। ठीक है, जो इकोसिस्टम है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, उसका पार्ट कौन है, तो आपके अगल बगल में जो भी ह्यूमन, जो भी एनिमल, जो भी बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, इन्वायरमेंट होगा, वो सारा आपको इकोसिस्टम का पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे प्लांट्स भी आपके अगल बगल में आते हैं लिविंग में, ठीक है, जो कि इकोसिस्टम के पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इकोसिस्टम के पार्ट है, एनिमल्स भी इकोसिस्टम के पार्ट है, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि मोर देन अबव है, सॉरी मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल। जो लैंडफिल होता है ना,
आपका काम अब ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि लैंडफिल्स क्या होता है। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि लैंडफिल जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी के अंडर आता है, ठीक। किसी और टॉपिक के अंडर मत खोजने चल जाना। तो बेसिकली लैंडफिल जो होता है ना, लैंडफिल, तो उसमें गैसेज कौन कौन से गैसेज निकलते हैं। लैंडफिल का मतलब ये भी नहीं होता कि लैंड ऊपर से मैंने फिल कर दिया तो लैंडफिल हो गया, ये नहीं होता। तो उसमें जो होता है, आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसमें अमोनिया, सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन 4 गैसेज रिलीज होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन आपको दिख रहा है? मीथेन। मीथेन मैंने बताया, हाँ मीथेन आता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा भाई। एलपीजी एकदम नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एकदम नहीं, सल्फाइड होता है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मीथेन होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आप मुझे कमेंट करोगे कि आपके जो 30 क्वेश्चंस हमने कराए, 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसमें से आपने कितने सही किए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।